यहाँ बैठने की बॉडी लैंग्वेज भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। और अगर आप पहली बार आओगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा क्या है, मतलब देखते हैं मतलब तो फिर उसमें फिर हमको अटपटा लगता है। वो शिष्टाचार आ जाता है, अपने आप शिष्टाचार आ जाता है, बैठने का शिष्टाचार भी आ जाता है। पूरा व्यक्ति बनते हैं, और व्यक्ति बनेंगे, पर्सनालिटी बनेंगे तो अधिकारी भी बन जाएंगे। अधिकारी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाएंगे, गढ़ दिया जाएगा आपको। बस आपको जो बताया जा रहा है उसको मानते जाओ, उस ट्रैक पे चलते जाओ, रोज का काम रोज करते जाओ। सप्ताह भर का दे रहे हैं तो सप्ताह भर का काम करते जाओ, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है एग्जाम ये, अगर आपने बात मानी तो। अपनी अकल जैसे ही लगाई उस दिन ये कठिन हो जाती है। जैसे जैसे आप अपनी अकल लगाते रहते हो, उसमें बैठ के किंतु परंतु लगाते रहते हो, और फिर से सोचते हो कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं। जैसे ही आप डाइवर्ट होगे एकदम वो गारंटी वारंटी पीरियड से बाहर हो जाओगे ठीक है, फिर हमारी गारंटी नहीं है। फिर आप, क्योंकि बाहर जो है बहुत भटकाव है और बाजार बड़ा खतरनाक है, तो उस भटकाव में वो अंधकार है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, और उनके खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये परीक्षा है ना, थोड़ी थोड़ी इस तरह से बनाई गई है कि जो आपको गाइड कर रहा है उसका सिस्टम में काम करना भी बहुत जरूरी है। इस परीक्षा को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षार्थी काम करने के समय में जो दिक्कतें आती हैं उनको भी जानता है, और भारत की जनता की क्या आवश्यकता है। मीडिया वो नहीं बता पाता कि भारत की जनता की क्या आवश्यकता है, राजनीति नहीं बता पाती, किताबें नहीं बता पाती, न्यूज़पेपर भी कई बार नहीं बता पाते। तो आपको खोजना पड़ती है कि भारत की जनता की आवश्यकता क्या है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे जिसने भारत का उद्धार किया है, उसने पहले भारत का भ्रमण किया। शंकराचार्य पूरे भारत में घूमे थे, केरला से निकले थे और हिमालय में गए थे, और उन्होंने पीठ बनाए थे, धाम बनाए थे, आपको पता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखें तो वो पूरे भारत में भ्रमण किया। दक्षिण अफ्रीका से गांधी आए तो गोखले ने क्या कहा, पहले पूरा भारत देख लो, जान लो, पूरा भारत जान लो। इसलिए आप देखोगे कि सर्वमान्य नेताओं में जैसे कि भगत सिंह है, तो वो तो शहीद हो गए इसलिए ये, लेकिन उन्होंने भी किताबें खूब पढ़ी, जितनी उनकी उम्र थी उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई खूब की, लेकिन वो भारत भ्रमण नहीं कर पाए, वो उत्तर भारत में ही रह गए। उस तरह से नहीं कर पाए जैसा गांधी ने किया। बोस जो है वो बंगाल और जहां जहां कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वहां तक रह गए, इसलिए उतनी मान्यता नहीं मिल पाई उन लोगों को। बाल गंगाधर तिलक ज्यादा महाराष्ट्र में रह गए, रीजनल लीडर ज्यादा है। स्वतंत्रता संघर्ष में आप देखोगे रीजनल लीडर ज्यादा है। गांधी पूरे भारत के नेता क्यों बन गए, अखिल भारतीय नेता क्यों हो गए, बल्कि अब तो विश्व के नेता हैं देखा जाए तो। इसलिए क्योंकि उन्होंने घूमा था, पूरा घूम लिया था। बस अमेरिका भी एक बार जाके आ जाते ना, थोड़ा ठीक ठाक छोटा मोटा कोर्स भी करके आ जाते 15 दिन का, तो फिर दिमाग और खुल जाता, तो शायद वो और अच्छे निर्णय ले पाते, तो वो बहुत सारी चीजें और समझ पाते। तो आदमी जब तक देखता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक उसका दिमाग खुलता नहीं है। उसके लिए वो एक दृष्टि जो उसको दी जाती है एक लिमिटेड, बस वही उसका विजन होता है, वो उसी में वो दिखता है, उसी को लगता है यही दुनिया है। जैसे जैसे आप प्रसार करते जाओगे बिल्कुल अलग चीज होगी, खोदते जाओगे तो और नई चीजें निकलेंगी। कोई आदमी आपको बताएगा कि इस गांव में सबसे पहला घर हमारा था क्योंकि हम आए थे, फिर बाद में पता चलेगा कि पास में किसी की नींव खुद रही थी तो उसकी खुदाई में कुछ अवशेष मिले, तो फिर उसमें पता चला कि ये तो मकान, इससे पहले भी एक मकान था।
फिर बाद में एक तालाब की खुदाई चल रही थी मनरेगा में, तो वहां तो पता चला कि पूरा ही गांव निकल आया तालाब की खुदाई में। तो जैसे जैसे एक्सकेवेशन होता है, जैसे जैसे साइंस होती है, जैसे जैसे रिसर्च आती है, जैसे जैसे पढ़ाई होती है, जैसे जैसे सूचनाएं मिलती हैं, संग्रह बढ़ते हैं, वैसे वैसे मान्यताएं बदलती हैं, साहित्य बदलता है, मान्यताएं बदलती, इतिहास बदलता है। और ये गतिशील है, डायनेमिक है। कई लोग इतिहास को स्थिर मानते हैं, स्थिर नहीं है, गतिशील है, वो भी बदल जाता है। अभी आप कहोगे सबसे प्राचीन भाषा है, अभी आप कहोगे सबसे प्राचीन ये है, कभी कभी कहोगे कि इससे प्राचीन तो और कुछ हो नहीं सकता। खुदाई में और कुछ निकल आया, कार्बन डेटिंग से पता चला कि इससे भी प्राचीन और है। अब चूंकि एक बार अहंकार पैदा कर लिया अपना, और अपना जातीय अहंकार, अपने धर्म का अहंकार, अपना कुल का अहंकार पैदा कर लिया कि हम ही थे, अब वो तो आपकी तो थ्योरी ध्वस्त हो गई, क्योंकि नया कुछ निकल आया। तो वो स्वीकार नहीं करता, वो अड़ा रहता है उसमें। अड़ियल होता है ना मनुष्य, मनुष्य बड़ा अड़ियल है। इस वजह से वो चाहता नहीं कि उसके पैरामीटर ध्वस्त हों। तो कई लोग धार्मिक अहंकार पाले हुए होते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा, हमारा ये, लेकिन धर्म जो है सत्य को सहन नहीं कर सकता। सत्य अगर सामने डट के खड़ा हो जाए तो धर्म तो भरभरा के गिर जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, धूल मिट्टी हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो तो सत्य तो सत्य होता है, वो तो उसमें तो विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति से अगर सिद्ध कर देंगे कि ये डेटिंग है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और मान लिया जाए बहुत सारे सबूत आ जाएंगे, तो उसके साथ सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक सबूत नहीं होता, ज्योग्राफी भी सबूत। इसलिए आपके सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं ना, ये सारा सिलेबस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सबूत है। किसी भी जमाने में जाओगे तो उस जमाने की संस्कृति, उस जमाने की कला, उस जमाने की साइंस, उस जमाने की ज्योग्राफी, यानी उस समय का फ्लोरा और फोना, ये सब। तो सत्य की अवधारणा करना चाहिए, सत्य का अवलंबन करना चाहिए, सच का। और सच कौन है? सच जो है तर्क, तथ्य और प्रमाणों के प्रहारों को झेल जाए, वो सच है। उसके सामने तर्क किए जाए, वो खड़ा रहे, उसके सामने फैक्ट रखे जाएं, वो खड़ा रहे, एविडेंस दिए जाएं तब भी खड़ा रहे, और वो विज्ञान कहलाता है, विधिवत ज्ञान होता है। वो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है विज्ञान, जो इन सबको झेल जाता है। फिर आप कहोगे कि ये तो मतलब ऐसा नहीं है, दरअसल हमको तो ऐसा बताया गया और वो सही है बस। अब ये मन बहलाना हो आपको तो बात अलग है। मन बहलाना बिल्कुल अलग चीज है। जो जो मन बहला रहे थे अभी कोरोना में, अभी दुनिया में नहीं है ऐसा। अभी आपने देखा ना, जो जो कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब बकवास चीज है। फिर जो सांस फूली और जो वेंटिलेटर लगा और प्राण पखेरु उड़ गए और जला दिया लोगों ने, या फिर गंगा में बहा दिए थे। सबके ईगो कितने थे, लेकिन सच ये था कि कोरोना था, है, वायरस है, और वायरस खतरनाक। जिसने भी मजाक किया उसका क्या हुआ? आप कूद जाओ आग में, आग वाग कुछ नहीं होती है, हमको नहीं जला सकती ऐसी, बहुत आग देखी हमने। कूद जाओ, फिर देखो भस्म होते हो कि नहीं। मैंने कहा ना, बिजली की तार पकड़ लो, बिजली का इधर से बटन चला देते हैं, फिर देखो धुआं निकलता है कि नहीं तुम्हारा। सच है वो। अहंकार आप करते रहो, लेकिन आप टिक नहीं सकते उसके सामने। उसमें कूद के देखो, ध्वस्त हो जाओगे, भरभरा के गिर जाओगे, टिक नहीं पाएगा। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जातियां हो, चाहे वो हमारा अहंकार हो, ये सब नकली चीजें हैं। असली चीज बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको सत्य पढ़ाने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं।
आइए गायत्री मंत्र की प्रार्थना करें, सद्बुद्धि आए सबको, सब लोग सत्य का अवलंबन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपसे जो बात कर रहा था ये सब चीजें आप पिछले साल के यूपीएससी के ऐसे का पेपर देखिए, और कुल 8 ऐसे हैं, उनमें से 2 लिखना होते हैं, 4-4 दो ऊपर नीचे दिए हुए हैं। उन ऐसे की लैंग्वेज पढ़िए, ऐसे का पेपर देखिए, अनसॉल्व पेपर मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यूपीएससी की वेबसाइट पे पुराने पेपर मिलेंगे। तो 2020 का पेपर जब आप देखोगे तो उस पेपर में फोर्थ ऐसे का पेपर होगा अलग से, निबंध का 8 निबंध पढ़ना आप, और मैंने जो आपसे बात की उसकी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज से मिलाने की कोशिश करना आज जाके, तो आपको लगेगा कि हम आपको मानसिक तौर पे तैयार कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है? क्योंकि वो पूरा का पूरा वैसा ही है, उसकी लैंग्वेज पढ़ना जाके, तब आपको याद आएगी कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब ये तो 8 ऐसे समझ में आने लग जाएंगे आपको, नहीं तो उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। ये परीक्षा जो है आपको दार्शनिक भी बनाती है, वैज्ञानिक भी बनाती है, और समाज सुधारक भी बनाती है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हर भूमिका में होते हो और आपको ये काम करना होता है, फील्ड में तैनात किए जाते हो, इस काम के लिए तैनात किए जाते हो, इसलिए आपको इस स्टाइल से बात की जाती है, आपसे इसलिए की जाती है। और ये एकदम परिपक्व अवस्था है। आप कहोगे कि ये तो मतलब बड़ी ओछी बात है और ऐसी है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की अगर आप वास्तविक परिभाषा देखोगे तो धार्यते इति स धर्म, और इस तरह से लिखा गया है कि जो धारण किया जा सके, धारण करने योग्य हो वो धर्म। तो पानी का धर्म है बहना, ठंडक, पानी ठंडक देता है और वो बहता रहता है, पानी को कहीं पे भी डालो टिकता नहीं है, बह जाता है, ये उसका धर्म माना गया। केमिस्ट्री में हम गुणधर्म बोलते हैं ना, गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। फिजिकल वाले में जो बाहर से हमको दिखता है वो चीज हम देखते हैं, फिजिकल वाली जो टेंजिबल होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी रिएक्शंस वगैरह, कि एसिडिक है या ये बेसिक है, क्या है ना। तो वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसको बोलते हैं गुण धर्म। हिंदी में जब आप कहीं देखोगे तो गुणधर्म लिखा रहता है, तो वो धर्म है। कोयले का धर्म कालिक, कोयले से कालिक निकलती, काला रंग निकलता है, ये उसका धर्म। तो जो होता है, जो सत्य होता है वही धर्म है। इसका मतलब जिसको हम धर्म कहते हैं वो सत्य होना चाहिए फिर, और अगर वो भरभरा के गिर जाता है सत्य के सामने तो फिर इसका मतलब वो धर्म नहीं है, वो दुकानदारी है। दुकानदारी टिक नहीं सकती, आगे समझ। इसलिए अगर धर्म होगा तो वो टिका रहेगा, और दुकानदारी होगी तो गिर जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट बात। अब चाहे वो इस्लाम के संबंध में हो, चाहे वो सिख धर्म के संबंध में हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए तो सन 1600 तक फांसी पे चढ़ा देते थे क्रिश्चियन लोग, चर्च के पादरी। किसको? जो बोलता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर कोई ये कह दे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो वो फांसी खाना पड़ती थी उसको, आज से 400-500 साल पहले। तो इसका मतलब ये बात सही है या अभी जो बात कही जा रही है वो सही है? वाकई में सूर्य के चारों तरफ तो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से पृथ्वी एक है, और यही बात सच है। और इसी से दिन रात होते हैं और ये सब चीजें होती है और ऋतुएं आती है और वो होता है, क्योंकि वो भी चक्कर लगा रही है और वो अपनी जगह पे भी घूम रही है। तो ज्योग्राफी में तो हम यही पढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए न जाने कितने लोगों के सर कट गए होंगे। अच्छा, मतलब तुम धर्म को चुनौती दोगे? तो इसका मतलब ये धर्म कहा गया? झूठ बात मानना, गलत बात मानना, विज्ञान की बात नहीं मानना, सच बात नहीं मानना, प्रयोगों, निरीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर कोई रिजल्ट निकल करके आ जाता, उस बात को नहीं मानना, ये धर्म है क्या? धर्म तो सत्य है, सत्य का अवलंबन करना धर्म है। सत्य को धर्म कहा गया। आप सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा गया है। सत्य तो सबसे बड़ा धर्म है, सच, ट्रुथ। तो इसका मतलब है कि ये दुकानदारी है, लोगों की दुकानदारी बंद हो जाती है सच बोलने से।
अब आ रहा समझ? तो इस पे तो हम लोग इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा है, लेकिन हम चल रहे हैं अपने साइंस और टेक्नोलॉजी वाले। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था कि जो परीक्षा की तैयारी करेंगे आप, तो 2-4 चीजें और अपने सावधानी में नोट कर लीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। अब चूंकि आपको सप्ताह में एक ही बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है, तो आज के दिन हम लोग होमवर्क भी आपको देते हैं। क्योंकि अब मैं आपको क्लास जो लूंगा अगले महीने, वो एथिक्स की क्लासेस होंगी। एथिक्स का पेपर कंप्लीट करेंगे हम, 4था पेपर, क्योंकि वो छूट जाता है हर बार। और मैं पढ़ाता हूँ, बीच बीच में पढ़ाता हूँ, और उसी में से निकालना पड़ता है। इस बार हम उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे 4th पेपर का। MPPSC के हिसाब से भी हो जाएगा, 4th पेपर UPSC के हिसाब से भी हो जाएगा। तो इस बार हम उसका सिलेबस लेके चलेंगे और सिलेबस वाइज पूरा अगले महीने कंप्लीट करेंगे। तो जो 8 लेक्चर होंगे, उन 8 लेक्चर में हम आपको होमवर्क देंगे, पढ़ने की चीजें बताएंगे, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो बताएंगे, और एथिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो उसके लिए आप जो है वो अगली फर्स्ट क्लास में ही बताएंगे। स्टडी मटेरियल वगैरह, सजेस्टेड रीडिंग्स जो है वो नेक्स्ट वीक बताएंगे आपको। जो दिवाली के बाद वाला सैटरडे संडे होगा, यानी 7 या 8 को आ रहा है शायद, उसमें वो क्लास होगी। आज मैं आपको साइंस एंड टेक का पूरा होमवर्क दे देता हूं, क्योंकि काफी चीजें सिलेबस में है। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और तो कहां तक पहुंच गए हमने? IT देखा था शायद पिछली बार, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो आज आप होमवर्क लिखिएगा इंडिजिनाइजेशन से बात। इंडिजिनाइजेशन, भारत में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, भारत की देशी पद्धतियां क्या क्या है, हमने क्या क्या अपनी तरफ से विकसित किया। उसको आप कुछ हद तक मेक इन इंडिया भी कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या तैयार किया, तो आप देखोगे, कल मैं बता रहा था परमाणु ऊर्जा आयोग DRDO की स्थापना 1948 से लेकर के, इसरो की स्थापना, और फिर भारत में टेक्नोलॉजी में खास करके इसरो के मामले में, अंतरिक्ष के मामले में तो हमने बहुत कुछ अपना खुद का बनाया है। अब तो हम रेमजेट, स्क्रैमजेट इंजन तक पहुंच रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन हमने बना लिया है, लॉन्चिंग व्हीकल हमने अपने बनाए हैं, सैटेलाइट बनाए हैं। तो एक तो इसरो से संबंधित स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा होमवर्क बना लीजिए, भारत ने क्या क्या बनाया है। उसमें कल होमी जहांगीर बाबा की जयंती थी। होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, राजा रमन्ना, तो सारे साइंटिस्ट के नाम, एक तरफ तो वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने भारत में योगदान दिया है, इन सब के बारे में एक एक पेज में नोट्स बनाइए। इस सप्ताह आपका दिवाली पे ये पैकेज है, ठीक है, दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं आपको। साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक जिन्होंने भारत का निर्माण किया। सबसे पहले स्पेस वाले साइंटिस्ट लिख लेना, फिर DRDO वाले या रक्षा अनुसंधान वाले। रक्षा अनुसंधान में देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, खास करके HAL, और उसमें भी तेजस हेलीकॉप्टर और ऐसी जो चीजें जो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी है, हम ही ने डेवलप किया है इंडिजिनस। हो सकता है कि हमने कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स बाहर से लिए हों और उनकी कॉपी किया हो, या उस टेक्नोलॉजी को उधार लिया है हमने। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भी कई बार टेक्नोलॉजी हमको मिलती है, तो वो भी चलेगा, लेकिन निर्माण हमने किया, ठीक है, तो वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में आएगा। एक ये होमवर्क करिए। हमारा नोट्स में देखेंगे तो सिलसिलेवार वो मिल जाएगा। बाहर भी आप देखेंगे तो कई सारी किताबें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनमें सब में मिलेगा ये। फिर परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित रिएक्टर यहां मैं आपको कुछ होमवर्क थोड़ा लंबा चौड़ा लिखवाना चाहता हूं, ताकि क्योंकि हमने इससे पहले वाले में वो चीजें की नहीं थी, तो यहां बेसिक से लिखिए। सबसे पहले केमिस्ट्री, 11th-12th की केमिस्ट्री में चलेंगे हम लोग, और वहां जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, रेडियो एक्टिविटी दोनों में आता है। केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी आती है,
फिजिक्स वाले सिलेबस में भी रेडियो एक्टिविटी आती है। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी में मैडम क्यूरी से, पहले नोबेल प्राइज से लेके मैडम क्यूरी का परिचय, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक, आइसोबास, समभारिक, आइसोटोप्स, समस्थानिक, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय क्रियाएं, कौन कौन सी, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, संलयन, फ्यूजन एंड फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल, यूरेनियम, थोरियम, एनरिच्ड यूरेनियम, हाई एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हाई एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिचमेंट क्या होता है, यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। उसके बाद टोकामक, टोकामक क्या होता है, टोकामक रिएक्टर, और CERN के प्रयोग तक, CERN का प्रयोग कौन से देश में है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। CERN का मेगा एक्सपेरिमेंट, CERN, CERN। और पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और यहां तक कि क्या बोलेंगे, हिग्स बोसॉन, बोसॉन पार्टिकल तक, तो पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये बहुत सरल है, और इनको जाकर के आप चाहे विकिपीडिया पे ढूंढो, चाहे आप किसी सिलेबस की किताब ले लो, कोई वो कर सकते हो, हमारा नोट्स ले सकते हो, साइंस टेक की कोई किताब देखोगे, या फिर 11th-12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीजों में से टटोलोगे तो आपको ये चीजें मिलती जाएंगी। इग्नू के मटेरियल, ई ज्ञान कोश से भी मटेरियल डाउनलोड करके आप ये सब कर सकते हो, ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है बहुत अच्छे से। और अगर इनके बारे में यदि आप यूट्यूब पे कुछ अच्छे लेक्चर देखोगे तो भी जानकारी मिल जाएगी, एनिमेशन देखोगे तो भी बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इनको आप अच्छे से कर सकोगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो ये बेसिक्स है, इनके बिना बात बनेगी नहीं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट गिर जाएगा, ये चीजें करने के बाद आपका बेसिक लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे ही गिर जाएगा। अब चलेंगे हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट में, वो एस्पेक्ट है इसी चीज का जो एस्पेक्ट अब मैं बताने जा रहा हूं, वहां से यूपीएससी शुरू होता है, यूपीएससी शुरू होता है। ये थ्योरी है पूरा। अब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है, परमाणु बम, एटम बम, एटम बम कैसे बनता है, उसका क्या सिद्धांत है, परमाणु बम का सिद्धांत, उसका विकास, हिरोशिमा नागासाकी में जो डला था परमाणु बम, उसके बाद कैसे कैसे बने, कौन से देश के पास कितने परमाणु बम, और भारत ने परमाणु विस्फोट किए थे, परमाणु परीक्षण किए थे, ये चीज। तो क्या परमाणु परीक्षण करना इतना आसान है? नहीं है। एनपीटी, सीटीबीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो ट्रीटीज, न्यूक्लियर ट्रीटीज, नाभिकीय संधियां, परमाणु संधियां, परमाणु संधियां करनी पड़ेंगी आपको, एटॉमिक ट्रीटीज। दुनिया के कौन कौन से देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, नहीं किए हैं, इसके सवाल आते हैं। तो यूपीएससी यहां से शुरू होता है, वहां से भी होता है। वो क्या होता है, एमसीक्यू में कहीं न कहीं 1, 2, 3, 4 कहीं कुछ है, उसमें से एक आध पॉइंट उधर से होगा, बेसिक वाले में से, एनसीईआरटी वाले में एक आध पॉइंट, ये मैं जो बता रहा हूं इसमें से होगा, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल नॉलेज है, तो जापान वाले को भी पढ़ना है, ये चीज ईरान वाले को भी पढ़नी है, सबको पढ़नी है। फिर आएगा तीसरा लेवल आएगा। अब ये तीसरा लेवल ले जा रहा हूं मैं, भारत के परमाणु समझौते, भारत के किन किन देशों के साथ एटॉमिक ट्रीटी है,
न्यूक्लियर डील हमारी किस किस के साथ है? तो 1, 2, 3 एग्रीमेंट, हेनरी हायड समझौता अमेरिका के साथ, यूएस, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ये हेनरी हायड समझौता कहलाता है, 1, 2, 3 एग्रीमेंट। फिर तो करीब 15 देशों के साथ हमारे परमाणु समझौते हो गए, ठीक है। फिर रोल ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या होता है, इसका संगठन किस प्रकार होता है, ये कैसे काम करता है, एंड रोल ऑफ चाइना टू कंस्ट्रेन इंडियन एंट्री इन एनएसजी। ये यूं कहें कि टू कंटेन, मतलब चीन हमेशा रोड़ा अटकाता है, इंटरवीन करता है हमेशा। कब? जब भी हम एनएसजी में जाना चाहते हैं चीन दिक्कत पैदा करता है। तो ऐसा चीन क्यों करता है? ये लेवल आता है यूपीएससी का। चीन ऐसी आदत क्यों है उसकी कि वो हमारी प्रगति न्यूक्लियर उसमें नहीं करना। फिर आएगा एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी या एटॉमिक एनर्जी का 2 प्रकार के यूजेज हैं, सिविल यूजेज एंड मिलिट्री यूजेज। सैन्य उपयोग भी होता है हथियार बनाने में, यानी परमाणु बम बनाने में, और दूसरा बिजली बनाने में, सिविल। तो ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो उसका सिविल यूज हो गया। तो अगर भारत को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है तो हमको न्यूक्लियर एनर्जी में जाना पड़ेगा। तो फिर विकसित देश जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाते रहते हैं तो उन लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और यूरेनियम भी हमको देना चाहिए, हमको एनर्जी में भी शामिल करना चाहिए। कुछ बात समझ में आई? तो इस लेवल की जो बहस होती है, इस लेवल के जो मुद्दे होते हैं, वो यूपीएससी के प्रश्न होते हैं। यूपीएससी बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए कई लोग आपसे बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। तो कई लोग हमसे पूछते भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं, तो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो जानना पड़ेगी ना आपको। अब यूपीएससी में तो क्वेश्चंस ऊपर से आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन समझने के लिए बेसिक तो जानना पड़ेंगे। अगर मैंने जो शुरू में आपको प्रश्न लिखवाया 15-20, वो सब तो एनसीईआरटी से पता चलेंगे आपको। इसलिए एनसीईआरटी के लेवल की किताबों को अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पढ़ना चाहिए। तो मैं उसको सूप की तरह बोलता हूँ, खाने के पहले सूप पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो इतनी बहस कर रहे हो तो पी डालो, फिर खाना खा लो, उसमें क्या है। 2-3 दिन तो लगता है पढ़ने में, तो पढ़ लो। 1 साल तक पूछते रहते हैं लोग, सर वो एनसीईआरटी, अरे तुम कभी का पढ़ लिए थे भाई? 10 जुलाई से पूछ रहे हो, 15 जुलाई को कंप्लीट हो गया होता, और अब तुम आगे बढ़ गए होते। अब पूरा दिसंबर आ गया, वापस जून आ गया, तो अभी तक यही प्रश्न है तुम्हारे मुंह पे। वो सर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी? पागल आदमी है, उसका कुछ नहीं हो सकता, बेकार बात है। कई बार हम सूप नहीं पीते हैं, सीधा खाना खा लेते हैं, टाइम नहीं रहता है कुछ, ये सूप तैयार नहीं है या अपने को लगता है कि भागना है, तो कहाँ गरम गरम सूप पियेंगे बैठे बैठे। तो उससे भी काम हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि उसका खाना नहीं होगा, उसका भी खाना होता है जो सूप नहीं पीता। कई लोग नहीं पीते, भारत में तो 90% लोग सूप नहीं पीते, सीधा खाना खाते हैं, बल्कि 95% होंगे, 5% लोग ही सूप पीते होंगे। तो सिविल सर्विसेज जो निकालते हैं उसमें तो 95% तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते ना, वो दूसरे विकिपीडिया से कंफर्म कर लेते हैं, कोई दूसरी किताब से कर लेते हैं। मार्केट में इतने तरह के नोट्स हैं, वो सब एनसीईआरटी के बेस उस पर ही बने हुए हैं, तो हो जाता है उससे काम। तो ये फालतू की बहस है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, ये इसका कोई लेना देना नहीं है इससे बहुत ज्यादा, ठीक है। पढ़ लो, उससे अच्छा ज्यादा खुटका ही रहता है दिमाग में, बार बार दिमाग में आता है, तो पढ़ लो। पता नहीं किसने बोल दिया है तो पढ़ लो। अब हमने तो पढ़ लिया, हमने तो इतने साल तैयारी की, तो पता नहीं कितनी बार पढ़ ली, तो अब हम क्यों मना करें कि भाई नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़ लो, हमने पढ़ी, आप भी पढ़ लो। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है तो सीधा पढ़ लो, बहुत सारी चीजें नियम से कई बार चलते हैं ना, कई बार नियम से नहीं भी चलते हैं।
मैं गाड़ी चलाता हूँ, इधर से भी हो जाता है काम, या हर बार उसको गियर को जिस सीक्वेंस में ले जाना चाहिए उसमें नहीं ले जाते, सीधा भी काम चला लेते। जो प्रैक्टिस करता है फिर उसको लगता है कि ये सब फालतू बात है, ये सब टाइम पास है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको सफल होना है, आपको एग्जाम निकालनी है, तो ये बेसिक्स हैं, उनको आप करो। अब लेवल चेंज हो रहा है, तो अब बहस दूसरी तरह की हो रही है। अब हम यूजेस पे आ गए, क्योंकि क्या है, कलेक्टर की जिंदगी में सबका बेसिक नॉलेज लेने का टाइम नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक का नॉलेज नहीं होगा। कलेक्टर की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग टाइप की है, एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे किसी डॉक्टर का जो नॉलेज है वो फिजियोलॉजी भी पढ़ता है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ता है, एनाटॉमी भी पढ़ता है, और वो फार्मेसी की कुछ जानकारियां भी रखता है, बहुत सारी चीजें पढ़ता है, पैथोलॉजी की भी कुछ चीजें पढ़ता है। तो एमबीबीएस में तो सारा सिलेबस है। और लेकिन एक कलेक्टर को क्या पता होना चाहिए, कलेक्टर को सिंपल चीजें होना चाहिए कि दवाइयां जो होती है उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके कारण लोग मर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, डिसइंफेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटाइज प्रॉपर होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर अच्छा होना चाहिए, और कुछ चीजें जो है वो इक्विपमेंट रखने की जगह होनी चाहिए। दवाइयां जहां रखी जाती हैं, कुछ दवाइयां फ्रिज में रखी जाती है, तो फ्रिज वहां होना चाहिए। आया समझ? गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल वेस्ट होता है उसके अलग अलग डब्बे आपने देखे होंगे। मेडिकल वेस्ट डस्टबिन जो होते हैं उनके कलर होते हैं, 3 कलर के डब्बे होते हैं वहां, कि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो वो किस में जाएगा, नीडल्स है और वो है प्लास्टिक वेस्ट है वो किस में जाएगा, क्योंकि उनका फिर निस्तारण कैसे होगा, उनका मैनेजमेंट होता है। वेस्ट मैनेजमेंट मेडिकल वेस्ट का बिल्कुल अलग तरह का है। और कुछ छोटे बच्चों की डेड बॉडीज है, ऑर्गन है, किसी की ट्यूमर निकाली है, तो वो कहाँ डालनी है, उनको ले देख के लोग डर सकते हैं, तो उनका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो वो कई बार वो डॉक्टरी की पढ़ाई के अंदर है भी, और कई बार जो है वो बिल्कुल उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोर्स हो जाता है, पैरामेडिकल टाइप और उस टाइप की चीजें। तो यहाँ आपको कॉम्बिनेशन अपने यूज के हिसाब से, जनता के हिसाब से बिठाना है, और वो नॉलेज आपको होना चाहिए कलेक्टर को। मेडिकल के अंदर कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए जो जनता के काम का है, जनता को सीधा प्रभावित करता है समझ? बाउंड्री होना चाहिए हॉस्पिटल की, पार्किंग होनी चाहिए हॉस्पिटल में कैंटीन होना चाहिए जहाँ गर्म खाना मिलता हो, क्योंकि होटल में जो खाना मिलता है वो मरीजों के लायक नहीं होता है। वहाँ पूड़ी मिलती है, बहुत ज्यादा तेल वाली सब्जी मिलती है। हॉस्पिटल में जो कैंटीन होगा वो मरीज के हिसाब से खिचड़ी बना के देगा, मरीज के हिसाब से चपाती बना के देगा, सादी सब्जी बनाएगा। अब आप कहोगे कि इनके तो विशेषज्ञ हैं सब तरह के लोगों के लिए, लेकिन वो विशेषज्ञ जो है वो उतनी विशेषज्ञता कलेक्टर को आवश्यक नहीं है, उतना डीप में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जनता को आप कैसे फायदा पहुंचाएंगे ये जरूरी है। ठीक वैसे ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बनना है आपको, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी कैसे है और वो एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे ठीक होगा, क्या हम ग्लोबल वार्मिंग से इस तरह से बचा लेंगे, और क्या दुनिया भर की इस दौड़ में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करेंगे या कहीं से लेंगे। इस बारे में सरकारें क्या करती रही हैं, अभी तक का डेवलपमेंट क्या है, और इसकी कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है और कहां कहां होती है, उसमें भारत का स्टैंड क्या है, क्या भारत के ऊर्जा मंत्री वहां जाते हैं तो वो क्या बात कह के आते हैं, और कोई देश रोड़ा अटका रहा है तो क्यों अटका रहा है, उससे किस बात का खतरा है। अब्दुल कदीर खान का भारत में जन्म हुआ था भोपाल में ही, और वो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे, अभी डेथ हुई उनकी। इसका प्रश्न आ सकता है आपको। उन्होंने अपनी इस टेक्नोलॉजी को, परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को नॉर्थ कोरिया को भी बेचा, और इसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने ईरान को भी दिया और सूडान को। तो ईरान खास करके, ईरान के ऊपर आरोप आता है कि वो गलत तरीके से परमाणु बम बना रहा है, इजराइल आरोप लगाता है,
उस समय समय पे परमाणु, इस साल उसने एक परमाणु वैज्ञानिक को मार गिराया ईरान के, और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0 बताया ना मैंने आपको, उस तरीके से मारा उसने। एक ट्रक में कैमरा फिट किया, उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, मशीन लर्निंग का भी उपयोग हुआ, और उसी ने वहां से उसको बम को प्लांट किया, और एक तरह से रोबोट की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कैमरे लगे हुए थे, वो आंख का काम कर रहे थे रोबोट की एक तरह से। वो ट्रक जो है वो किसी को किल कर रहा है, एक ट्रक जो था वो किसी आदमी को मार रहा है, वो भी वैज्ञानिक को। और वो सारा संचालन कहां से हो रहा था? इजराइल से बैठ के। इजराइल की एजेंसी कौन सी है? मोसाद उसको प्लान कर रहा था। तो पेगासस ऑलरेडी उसी का, उन्हीं का है। और उसी पेगासस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले, आपको पता है, सरकार को लताड़ा कि आप जासूसी नहीं कर सकते। उसने पेगासस से जासूसी करके ये सब क्या है, सभी के फोन में घुस जाता है, और पेगासस जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को सबको ट्रैक कर लेता है, चुरा लेता है, और कब गायब भी हो जाता है आपको पता नहीं चलता। तो इजराइल ये इस तरीके से, आपके अगर किसी व्यक्ति की हत्या करनी है तो वहां से किसी आदमी का आना जरूरी नहीं है, मशीनों को प्लांट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, रोबोट्स की सहायता से वो उसको मरवा देगा, उसको ट्रैक कर लेगा। मशीनें समझ लेगी कि इस आदमी का बिहेवियर कैसा है, सुबह कितनी बजे निकलता है, कहां जाता है, वो स्टॉकिंग करेगी। तो ये जमाना आ गया। इंडस्ट्री 4.0 का तो जबरदस्त एग्जाम्पल है, ये होने लगा। और वो था न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो अब्दुल कदीर खान से इंफॉर्मेशन लेकर के, नॉलेज लेकर के वहां का पूरा उसने वो किया, उसको मार गिराया। ईरान के तो कई लोगों को मार गिराया, आपको पता है, ड्रोन आया था और उसने वो मिसाइल छोड़ के उसको एक को मार दिया था। अभी पहले नाम भूल गया मैं, जनरल था वो उनका, है ना, वो पढ़िएगा आप। तो ऐसे कैसे किसी दूसरे देश में आप आदमी को मार गिराते हैं? तो ये सब बड़ा सेंसिटिव इश्यूज है, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, और बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। जो मैं आपको ब्लीडिंग एज ऑफ साइंस बता रहा था वो है, और वो काम कर रहा है। तो ये तो आपका सिलेबस है ही है यूपीएससी का। यूपीएससी इस लेवल पे पूछेगा ना आपसे, बिल्कुल। अब वो कब तक श्रृंखला अभिक्रिया पूछता रहेगा नाभिकीय संलयन पूछता रहेगा? हो गया जमाना उसका, खत्म हो गया। अब तो नए जमाने के प्रश्न आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। तो ये यूपीएससी और एक कलेक्टर के काम की चीज होती है। ये जैसे मैंने अभी आपको मेडिकल में बताई, ऐसे जब आप इधर आओगे तो ये चीजें होंगी। तो फिर आप निकालो अपने प्रश्न, और इस टाइप से चीजों को सिलेक्ट करना। अब इंटरेस्ट आएगा आपको एटॉमिक एनर्जी पढ़ने में, और इसमें फिर कई लोग बोलते हैं सर ये रिसर्च सेंटर और ये जो नाभिकीय संयंत्र भारत में लगे, इंस्टॉलमेंट जो है, क्या इनको याद करना? हाँ, कर लो, कर लेना चाहिए। तारापुर में क्या है, रावतबाटा में क्या है, कहाँ क्या है, कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। फिर डिस्प्यूटेड है, कुछ कुडानकुलम है, कोई क्या है जहां पर आंदोलन होते रहते हैं, तो वो भी करो। हाँ, करना चाहिए, डिस्प्यूटेड है तो करना चाहिए। क्या इससे भी किसी प्रकार का प्रदूषण होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, या इस टाइप की कुछ चीजें होती है? बोले होती है, डेफिनेटली होती है। कि कई चीजें डिस्चार्ज जो है आप अंदर मिला दोगे तो वो। फिर कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट याद रखना पड़ेंगे, डेफिनेटली करना पड़ेंगे। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके कारण लोग मरे थे, तो रशिया में हुआ था, क्या नाम था बताओ जरा? चेरनोबिल। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है 4th पेपर में, तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, तो फुकुशिमा वाला वो भी करना पड़ेगा, जापान वाला भी करना पड़ेगा, सुनामी वाला। तो एटॉमिक ये जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के एक्सीडेंट्स वगैरह। तो रेडिएशंस प्रॉब्लम कौन सी है? रेडिएशन, विकिरण की समस्या, क्योंकि इनसे विकिरण निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, खास करके कैंसर होते हैं, बदलाव कर देते हैं वो हमारे जेनेटिक मटेरियल में, और ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी पहुंचते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस आ जाते हैं, और ये म्यूटेंट्स जो हैं ये अगली नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के, इसको हम कहते हैं टेरेटोजेनेसिस। यस,
टेरेटोजेनेसिस, विरूप जनन, विरूप जनन तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने तो बात छोटे से बात से शुरू की थी, ये तो बहुत लंबा हो गया टॉपिक। ऐसे एक एक चीज की खिंचाई होगी, एक एक टॉपिक की खिंचाई होती है, वो लंबाई में जाता है। अभी करंट अफेयर्स पूरा बाकी है, पूरा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी न्यूज है, जो न्यूज में रही है इस साल रिसेंटली, वो सारी की सारी आपके सिलेबस में आ जाएंगी। चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, डिस्कवरी इन्वेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो समिट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड चीज हो, ये सब चीजें आ जाएगी। और भारत का स्टैंड हर जगह पर भारत का स्टैंड मायने रखेगा, तो ये आपका सिलेबस बनेगा। तो एक एग्जांपल दिया मैंने एक टेक्नोलॉजी का, ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी लीजिएगा। ठीक है, और इंडिजिनाइजेशन का जो चल रहा था हमारा, उसमें अलग चीज है, इंडिजिनाइजेशन अलग चीज है थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा आपको एक एटॉमिक एनर्जी में आगे ले आया। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम लोग, और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से फील्ड में कर रहे हैं, जहां पर हमारा खुद का इंडिया का जो है हमारा वैक्सीनेशन में काफी कुछ है। हम लोग अभी इस साल हमने कोवैक्सीन बनाई है, इंडिजिनाइजेशन, बहुत सारे टीके हमारे यहाँ विकसित होते हैं। तो इंडिजिनाइजेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, इन वैक्सीनेशन, मेडिसिन, फार्मेसी, इसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में पिछली बार मैंने कहा था सुपर कंप्यूटर का कुछ बताएंगे आपको। सुपर कंप्यूटर्स की स्टोरी जरूर देखिएगा। परम नाम से हम लोगों ने सीरीज चलाई हुई है, सुपर कंप्यूटर बनाते हैं हम लोग। और सुपर कंप्यूटर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम बड़ी से बड़ी गणनाओं को बहुत आसानी से कर सकें। लेकिन मैंने बताया था आपको कि जो आज से 20-25 साल पुराना सुपर कंप्यूटर है, वो आपके मोबाइल फोन के सामने फेल है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन ज्यादा एडवांस है। वो आपका मोबाइल फोन जो गणनाएं करके सामने रख सकता है, उस बेसिक गणना करने के लिए एक समय में 25 साल पहले हमने सुपर कंप्यूटर बनाए थे, क्योंकि वो जो कंप्यूटर थे वो नहीं कर पाते थे। अब चिप छोटी होती गई, वही मूर्स लॉ बताया था आपको, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती गई, और वो एफिशिएंसी बढ़ते बढ़ते आपका मोबाइल फोन उस सुपर कंप्यूटर से आगे निकल गया। तो आज का सुपर कंप्यूटर अब और ज्यादा आगे होना चाहिए, और क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो फिर तो मामला ही दूसरा हो जाएगा। जिस चीज को हजारों साल लगते हैं हमारे साधारण कंप्यूटर में, वो मुश्किल से 20 सेकंड में करके बताएगा। आपका साधारण कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम दो, और अगर वो बोलता है कि इसको हम 4000 साल में कंप्लीट करके देंगे, इतना समय लगने वाला है, वो 20 सेकंड में करके देगा क्वांटम कंप्यूटर। तो ये तो और क्रांति हो जाएगी। तो क्या इतने तेज कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? तो देखिएगा कंप्यूटर्स में तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग भी अपने सुपर कंप्यूटर बना। पर आज का सुपर कंप्यूटर क्या है, क्या उसको इन्वेंशन मानेंगे? नहीं, आज का सुपर कंप्यूटर है असेंबलिंग। मार्केट में सब तरह के पुर्जे सुपर कंप्यूटर के मिल रहे हैं। जितना पावरफुल कंप्यूटर बनाना चाहते हो बना लो, पेटाफ्लॉप्स में, टेराफ्लॉप्स में। टेराफ्लॉप्स तो छोटा हो गया, पेटा, ये जिसमें चाहते हो, जितना पावरफुल बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि उतना महंगा जो है आपको पार्ट्स खरीद के लाने हैं और असेंबल करने हैं। असेंबल कर दो, असेंबलिंग है। आज का सुपर कंप्यूटर कोई आविष्कार नहीं है, बल्कि आपकी जरूरत के हिसाब से असेंबलिंग है। तो करंट यूज क्या था? करंट यूज था प्रोटीन फोल्डिंग को समझना, मैंने बताया था आपको। तो भारत में सुपर कंप्यूटर्स का विकास इंडिजिनाइजेशन में लिख लेना कि हमने कौन कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए थे। प्रत्युष, मिहिर, ये सबसे रिसेंट वाले हैं, है ना। तो इनको जोड़ लीजिए, बना लीजिए इंडिजिनाइजेशन में। इस फील्ड में काम करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिख लीजिएगा। फकीर चंद कोहली, TCS के संस्थापक, TCS मैंने आपको कुछ लोगों के नाम बताए थे जिन्होंने भारत का वास्तव में निर्माण किया था।
इनको भारत के वास्तविक निर्माता कहा जा सकता है। इन्होंने नौकरियां तैयार की थी पहली बार। इन्होंने पहली बार भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया था। उनमें कुछ लोग हैं होमी जहांगीर बाबा, ये जो लोग हैं ये रियल फाउंडर है इंडिया के, रियल। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताए थे मैंने आपको, सारा मशीनीकरण, औद्योगिकरण, और होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई। उसके बाद डॉक्टर स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन को आप लोग जानते हैं, WHO में आप सुन रहे थे, उन्हीं की लड़की हैं डॉक्टर स्वामीनाथन की। तो डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। हरित क्रांति के बाद रोजगार और भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त बदलाव। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये सब इंडिजिनाइजेशन वाले लोग हैं। वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवॉल्यूशन। फकीर चंद कोहली, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक। भारत में कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खड़ी करना और उसके माध्यम से दुनिया भर में आउटसोर्सिंग करवाना या आउटसोर्सिंग लेना। BPO जितना हमारे इंडिया में है वो सब फकीर चंद कोहली की देन है। उस जमाने में वो अमेरिका के लिए सर्विसेज देते थे फकीर चंद कोहली, टाटा कंसल्टेंसी, TCS। टाटा के कई प्रोजेक्ट फेल हो गए लेकिन TCS आज भी सक्सेस है। अजीम प्रेम जी, विप्रो, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों लाखों, हजारों नहीं, अब सिर्फ लाखों करोड़ों कह सकते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो केवल 50 लाख लोग लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अगर IT सेक्टर की बात करें तो कितने लोग हैं? 50 लाख। और भारत में कामकाजी लोग हैं लगभग 60 लाख, 60 करोड़। 60 करोड़ लोगों को काम की जरूरत है। उनमें से कितने लोग हैं? ये 50 लाख, तो बहुत कम है। 60 करोड़ में से 50 लाख हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ही ज्यादा नौकरियां हैं, लेकिन ये तो केवल 50 लाख है। लेकिन इन्फोसिस का जो मॉडल था, जो उन्होंने डेवलप किया, वो बड़ा जबरदस्त था। इन्फोसिस ने जो मॉडल तैयार किया, उसने प्रोफेशनल्स नहीं उठाए, एक्सपर्ट नहीं उठाए, उसने पूरा बैच उठाया। आप बीटेक का फाइनल ईयर है, BCA का फाइनल ईयर है, MCA वाले हैं, आ जाओ, पूरी बैच आ जाओ। इन्फोसिस वाले जाते थे, पूरी बैच को उठा लेते थे। 80 लोग हैं, आ जाओ हमारे इन्फोसिस के ट्रेनिंग सेंटर में, चलो 2 साल का कोर्स करो, 1 साल का कोर्स करो, 6 महीने का करो, कोर्स करो, हम कोर्स कराएंगे। हम आपका यहाँ टैलेंट सर्च करने नहीं आए, हम आपसे कोई टेस्ट नहीं ले रहे, प्लेसमेंट जो दे रहे हैं, हम आपकी सैलरी आज ही शुरू कर रहे हैं। अभी छोटा पैकेज होगा, 5 लाख का, 7 लाख का, अभी छोटा पैकेज है। फिर आप काम करो, हमसे ट्रेनिंग लो। और फिर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों को, और या फिर कॉल सेंटर बना करके यहीं से BPO लेना शुरू कर दिया। और उनका आ जाओ, आपका कोई सर्विस है अमेरिका को, किसी प्रकार की किसी कंपनी को कोई IT संबंधी सर्विस चाहिए, हमारे ये बच्चे करेंगे। ट्रेंड हो गए, प्रैक्टिस हो गई, इन्फोसिस ने ट्रेनिंग दी। उसने कभी भी भारत के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेजेस पे भरोसा नहीं किया। उसने कभी भी, इन्फोसिस ने, नारायण मूर्ति ने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्वालिफाइड लोग चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, आपके मार्क्स कितने हैं बताओ, ये सब नहीं कहा। उसने कहा हम तैयार करेंगे तुमको, हमारे पास आओ, बस तुम ये टर्मिनोलॉजी जान गए हो ना, ये कोर्स कर रहे हो ना, तुम इस स्ट्रीम में आ गए हो, इस स्ट्रीम में आ गए हो तो तुम हमारे काम के आदमी हो। अब हमारी ट्रेनिंग करो, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, फिर तुमको भेजेंगे। तो उनके एक कंपनी ने 20 लाख ऑफर किया, फिर धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस देख के किसी ने 30 लाख ऑफर किया, वो 90 लाख और करोड़ों के पैकेज में चले गए वही बच्चे। तो ये तो एक फैक्ट्री हो गई, इंजीनियर तैयार करने वाली, प्रोफेशनल तैयार करने वाली। तो इन्फोसिस का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है। विप्रो का मॉडल थोड़ा और डिफरेंट है, और TCS का बिल्कुल अलग है। TCS प्योर सर्विस प्रोवाइडर है, और वो उस जमाने में 70s में, वहां पर 75, 78 में फकीर चंद कोहली अमेरिका जाते थे
और वहां की कंपनियों को लगता था कि वहां के बैंकों को लगता था कि हमारे बैंकों में कंप्यूटर होना चाहिए। फकीरचंद कोहली जो है, एफसी कोहली, वो ठेका लेके आते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, हाँ हम आपके बैंकों में कंप्यूटराइजेशन कर देंगे, इसको इंटरनेट से जोड़ दो। जब इंटरनेट आया तो उन्होंने कहा ठीक है इंटरनेट से जोड़ देते हैं आपके कंप्यूटर्स को। तो ये इंडियंस कर रहे थे ये काम उस जमाने में। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे इंडिजिनाइजेशन। किसका? सर्विसेज का, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का, आईटी सर्विसेज का, आईटी इनेबल सर्विस, आईटी एंड आईटीएस जिसको हम बोलते हैं। ये सर्विसेज भारत में इस तरह से बनी और काफी पहले से चल रही हैं और पूरी पूरी कंपनियां खड़ी हो गई। और इन कंपनियों को कभी भी मेन सड़क पे ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कंपनियां पब्लिक से डील ही नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में जो लोग रहते हैं, हैदराबाद में जो लोग रहते हैं, वो इन कंपनियों के ऑफिस में जाकर के कुछ खरीद के लेके आते होंगे। ये कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर थी और सर्विस दे रही थी यूरोप को, सर्विस दे रही थी किसको? अमेरिका को, जापान को, उनको सर्विस दे रही है। और कहां पर है? जैसे एमपी नगर है तो फ्रंट लाइन में रहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आखिरी में, उधर जो रेलवे ट्रैक गया हुआ बिल्कुल आखिरी में, कहीं कोने में एक बिल्डिंग में, कहीं 4th फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे कोई ऑफिस है और उसमें 20 लोग बैठे हुए हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अमेरिका के लोगों की। वहां की कंपनी का कस्टमर केयर यहाँ बना हुआ है, उसकी कस्टमर केयर की सारी शिकायतें यहाँ आती है। उनको अगर वेंडर भेजना है, उनको अगर कोई रिपेयर करने के लिए कुछ भेजना है या कुछ भी करना है, तो यहां से उसको फोन करके कहा जा रहा है कि जाओ तुम वहां चले जाओ, तुम ये कर लो, अब तुम ये करोगे। डायरेक्शन यहां से जा रहे थे। तो ये जो लोग हैं, लेबर, ये किसने अवेलेबल कराई? इस लैंग्वेज को समझने वाले, इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग, उस एक्सेंट में, अमेरिकन एक्सेंट में बात करने वाले लोग, इन्होंने तैयार किए। यहाँ इस तरह के कैरियर इंस्टीट्यूट इतने सारे चल पड़े कि आपको हम अमेरिकन एक्सेंट सिखाएंगे, आपको हम अमेरिका के लोगों से बात करना सिखाएंगे, आपको इस कंपनी का कस्टमर केयर खोलना है तो आपको हमारे यहाँ कोर्स करना चाहिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें करनी है तो आप इधर आ जाइए, हार्डवेयर से रिलेटेड करनी है तो इधर आ जाइए, अगर आप रिपेयरिंग में घुसना चाहते हैं तो आप रिपेयरिंग में आ जाइए, क्योंकि इतने सारे हार्डवेयर हैं तो रिपेयर भी करना पड़ेंगे, क्योंकि बार बार आप रिजेक्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। अपग्रेड करने वाली एक अलग ब्रांच है, वो अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड करके देते हैं, छोटा मोटा को चेंज करके देते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाले की पूरी इंडस्ट्री है, पूरा एक अलग है, वो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये क्रांति हो गई, भारत कई तरह का सर्विस प्रोवाइडर हो गया। और वो कुछ शहर जो थे उनको हमने इंडियन सिलिकॉन वैली तक बोल दिया, पर हम लोग तो सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी दे रहे थे ना, देखा जाए तो प्राइमरी तो वहीं चल रही थी, प्राइमरी तो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, वो अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी देता है, हम तो उन चीजों में सुधार कर रहे थे, या उनके लिए वेबसाइट बना रहे थे। किसी कंपनी को अपनी वेबसाइट बनवाने थे, वेबसाइट डेवलपर भारत में ढेरों हो गए। हमारे यहाँ के जो प्रोफेशनल्स थे बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते थे। किसी को क्लाउड पे प्लेटफॉर्म चाहिए, क्लाउड बनाने वाले लोग मिल गए। एक जमाना था जब आपको खुद सर्वर लेके बैठना पड़ता था, एक अच्छा सा हैवी आपको पीसी रखना पड़ता था और उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी वो रखना पड़ती थी, हार्ड डिस्क रखना पड़ती थी हैवी, तभी वो फिजिकल सर्वर थे ना। अब तो क्लाउड है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सब, ये तो बेसिक है कंप्यूटिंग के, आप बेसिक में जाओगे तो वहां पढ़ लेना। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इंडिजिनाइजेशन के तौर पे हम लोग कहां तक गए हैं, देशीकरण। 50 लाख लोग हमारे युवा खप गए उसमें, और सबने कमाया, खूब पैसा कमाया, आज भी कमा रहे, और अमेरिका की जरूरत बन गई, अमेरिका की जरूरत बन गई। इंडिया जो है वो अमेरिका की जरूरत है, इंडिया के बिना वो चल नहीं सकता। ये कितने 3 लोगों की मेहनत, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति और फकीरचंद कोहली, पैरासाइट बना दिया अमेरिका को, इंडिया पे डिपेंडेंट बना दिया। तो ऐसे लोग भारत में कौन कौन है जिन्होंने बिल्कुल क्रांति कर दी। रोजगार चाहिए, हम देते हैं ना तुमको, लाखों की संख्या में रोजगार देते हैं। खेतों में कितने लोग, हरित क्रांति के बाद कितने लोग रोजगार में चले गए। तो ऐसा विजन हमारे पॉलिटिशियंस का होना चाहिए, ऐसा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का होना चाहिए, ऐसे उद्योगपतियों की जरूरत है, ऐसे प्लानिंग करने वाले लोगों की जरूरत है, ऐसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है जो ऐसा विजन रखते हो। आगे समझ, तो ये है।
तो आपका इंडिजिनाइजेशन का इसका कोई इंपॉर्टेंस है? ये अब मुझे लगता है टॉपिक क्यों रखा गया इंडिजिनाइजेशन वाला समझ में आ गया। ये सिलेबस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तो आप बाद में देख रहे हो, सिलेबस तो पहले से बना हुआ है 2012-13 के आसपास से। मोदी जी आए उससे पहले ये सिलेबस बना हुआ है। और इस बीच में एक और चीज जोड़ दी उन्हें पूछा लास्ट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब आप कुछ भी मेक इन इंडिया करोगे, कुछ भी आविष्कार करोगे तो पेटेंट का विषय आएगा, कॉपीराइट का विषय आएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन का आएगा, इंडस्ट्रियल लेआउट का आएगा। क्योंकि लेआउट पहली बार जो बनते हैं, पहली बार जो डिजाइन बनता है, पहली बार जो कॉपीराइट होता है, यानी जो भी ऑनर होता है, मौलिक लेखन जिसको कहते हैं। और पेटेंट, पेटेंट को आप आविष्कार करोगे तो उसका पेटेंट कराओगे। तो भारत कितना पेटेंट कराता, प्रति व्यक्ति पेटेंट कितना है, एक प्रत्येक 10 लाख पे पर मिलियन पे भारत कितना पेटेंट कराता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट कहाँ होते हैं? चाइना के। अमेरिका से भी ज्यादा पेटेंट चाइना के। इसमें मतलब चाइना R&D में बहुत खर्च कर रहा है। उससे आपकी यूनिवर्सिटीज का लेवल पता चलता है कि आपके यहाँ पेटेंट कितने हो रहे हैं, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट का लेवल पता चलता है कि आपके यहाँ रिसर्च हो रही है कि नहीं। क्योंकि रिसर्च हो रही होगी तो रिजल्ट आ रहे होंगे, रिजल्ट आ रहे होंगे तो आप पेटेंट कराओगे, पेटेंट कराओगे तो अब आप ऑनरशिप आ गई आपकी। भाई माइक्रोसॉफ्ट कमा के खा रहा है, तो कल मैं आपको बता रहा था कि 10 रुपए की CD 10,000 रुपए में देता है, पेटेंट के कारण ही देता है ना। क्योंकि विंडोज 10 अगर आपको डाउनलोड करना है तो CD से करोगे, जेन्युइन तो उसी से मिलेगा, सर्विसेज भी उसी से मिलेंगी, और वो 10 रुपए में बन जाती है CD। लेकिन आपको 10,000 रुपए में बेच रहा है। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, विश्व गुरु बनना है, तो आपके पेटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो अभी तो चाइना के हैं, उससे 10 गुना कम है हमारे, 10 गुना नहीं बल्कि 20 गुना कम है। आप जाके देखिए पेटेंट की स्थिति 2020-21 की, विकिपीडिया में जाके देखिए। और जिन जिन संस्थाओं में सबसे ज्यादा पेटेंट होते हैं भारत में, केंद्र सरकार ने उनकी बजट रोक रखी है, उनको पैसा देना बंद कर दिया है। CSIR और ऐसे बहुत सारे संस्था है जिनका बजट ही नहीं आया है। तो आगे पेटेंट होंगे कैसे? तो इसका मतलब सरकार पेटेंट के बारे में इच्छुक है कि नहीं, रिसर्च के मामले में है कि नहीं। शी जिनपिंग तो है, अमेरिका तो पहले से, यूरोप तो है, हम क्यों नहीं है? और हम अगर पेटेंट में स्पीड नहीं पकड़ेंगे, पेटेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ से नहीं होंगे, तो कब होंगे? यूनिवर्सिटीज अच्छी होंगी तब होंगे, रिसर्च में पैसा लगा रहे होंगे तब होंगे, सरकार बजट जारी कर रहे होगी तब होगा। बात समझ में आ रही ना? तो विश्व गुरु तो तभी बनेंगे, नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे, BPO का एक पार्ट होंगे हम। आउटसोर्स ही तो करते हैं ना इंडिया से, इंडिया में क्या आउटसोर्सिंग वाला है बस। हम तो डील नहीं कर रहे ना कोई सीधी, हम तो मालिक नहीं ना, ऑनर तो नहीं है हम तो दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर में तो फिर वो वाली बात नहीं ना। जोमेटो वाले का खुद का अगर रेस्टोरेंट भी हो, तो रेस्टोरेंट की चेन खुद की हो, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा उसका, मोनोपोली हो जाएगी उसकी। अभी रेस्टोरेंट इतने सारे हैं, जोमेटो केवल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। उसके डिलीवरी बॉयज है, बस डिलीवरी एजेंट्स है, वो वहां से उठाते हैं और आपको डिलीवर कर देते हैं, इसी की कंपनी है बस। लोग उसमें भी बड़ा वो देख रहे हैं, उसका IPO आया तो टूट के पड़े, उसका बहुत ज्यादा पहुंचा दिया ऊपर तक। उनको लगा कि फ्यूचर में किराना भी सप्लाई करेगा, फ्यूचर पता नहीं कौन कौन सी सर्विसेज। आपको लगेगा किसी को कि मेरे को केवल वहां से दूध का एक पैकेट ले आना, तो जोमेटो पे बोल दोगे तो वो दूध का पैकेट भी ला के देगा। धीरे 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 मतलब मार्केट कहीं से भी किसी को भी कुछ भी मंगवाना है तो हर चीज ला के देने लग जाएगा वो। तो क्रांति हो जाएगी। लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा आइडिया है, लेकिन वो अभी भी देखा जाए तो वो जो है वो केवल एक, लेकिन ड्रोन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं ड्रोन लिखिए ड्रोन, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो है काफी कुछ सरकार ने शिथिलता दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बने विमानन में, उन्होंने कहा कि ड्रोन को अब हम बहुत कॉमन करने वाले। हो सकता है कि अब डिलीवरी बॉयज वगैरह ये सब ना आए, आपके छत पे ड्रोन आए और वही सप्लाई करे सब, आप छत पे से उठा लाओ पैकेट, ठीक है।
ड्रोन बहुत ज्यादा संख्या में उड़ेंगे, उन्होंने शिथिल कर दिया। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, वो जो था उसको सब कुछ में देने वाले हैं, कंपनियों को देंगे, आम हो जाएंगे। अभी ड्रोन की परमिशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है। यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, तो उसके अपने मिसयूज हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कैमराज हो सकते, कैमरा तो लगाना पड़ेगा तभी तो छत पहचानेगा, डिस्टेंस, उसको ऑपरेशन वहां से हो रहा होगा। तो वो ना ये क्रांति होने वाली, वो बोलते हैं इसको आप इंडस्ट्री 5.0 कह सकते हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा बोल गए, बोले इसको आप अगली रिवॉल्यूशन मान लीजिए। ये रिवॉल्यूशन बोले सीधी ग्रीन रिवॉल्यूशन से भी, या आईटी रिवॉल्यूशन जो कंप्यूटर क्रांति हुई थी, या कम्युनिकेशन संचार क्रांति हुई थी, उससे भी बड़ी क्रांति होने वाली है। कौन सी? ड्रोन की क्रांति। तो अब ड्रोन उड़ते रहेंगे आपके शहर में, ऊपर खचाखच भरा रहेगा, मतलब ड्रोन ही ड्रोन होंगे। तो ऐसा क्या हो जाएगा भैया ड्रोन से? बोले नहीं, अब तो फिर मनुष्य करेगा क्या? घरों में ही बैठा रहेगा क्या? जोमेटो हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा, ड्रोन हो जाएंगे, फिर क्या करना है? फिर जाना ही नहीं है कहीं। तो है भी सही, एनर्जी प्रॉब्लम, ऊर्जा संकट तो है ही है। एनर्जी क्राइसिस से निपटना है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो ड्रोन उड़ाओ। और वो बोलते हैं कि ड्रोन सुधारने वाले, और ये जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें आप देखते हो, वैसे ड्रोन रिपेयरिंग की दुकानें रहेंगी। तो ड्रोन रिपेयरिंग वालों को बहुत रोजगार मिलेगा, मतलब बड़े अजीब अजीब टाइप के रोजगार आ रहे हैं, देखे जाओ आप लोग। तो आने वाले 10 सालों में कई तरह की क्रांतियों की शुरुआत की बात कह रहे हैं कि कई तरह की क्रांतियां होने वाली। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि इस तरह की चीजें भी है। हाँ, मेटावर्स तो आपको बता ही था। चलिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआरस, आईपीआरिज्म, वही आपको बताया था, कॉपीराइट और ये सब, इनको पढ़िए, इनके बारे में नोट्स बनाइए कि ये कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से कंसेंसस है दुनिया भर में इनके बारे में, कब कब कौन कौन सी ट्रीटीज हुई हैं, इंडिया में कौन कौन सी चीजों को एडॉप्ट किया गया है, भारत में आईपीआर रूल कब के हैं, एक्ट कब आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, भारत में पेटेंट ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ होते हैं, कहाँ आवेदन देना पड़ते हैं, कॉपीराइट नियमों के क्या नियम हैं, कौन कौन से रूल्स हैं कॉपीराइट के भारत में, उसकी क्या सजा है, पनिशमेंट अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो, कॉपीराइट किन किन चीजों का हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका कॉपीराइट। अभी आपने कुमार विश्वास और अमिताभ बच्चन का एक झगड़ा देखा होगा, मधुशाला की कुछ पंक्तियां जहां वो बोल रहे थे, वहां पर टिकट लेके लोग बैठे हुए थे, यानी कुमार विश्वास को पैसा मिल रहा था, तो अमिताभ बच्चन ने जो है वो लगा दिया था उनके ऊपर, कुमार विश्वास के ऊपर, कि मेरे पिता का कॉपीराइट अब मेरे पास एक पीढ़ी तक रहता है, तो पिता की किताब या पिता की कविताएं कहीं बिकती हैं तो उससे जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा उनको जाएगा। और चूंकि आप फीस लेते हैं 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी, तो जो ऑर्गेनाइजर है उससे आपने फीस ली है, उसने फिर टिकट बांटे हैं, लोगों ने टिकट खरीद के आपका प्रोग्राम सुना है। अगर हम जैसे निःशुल्क क्लास चला रहे हैं तो इसमें हम आपको कॉपीराइट कंटेंट बोल सकते हैं, लेकिन मेरी प्राइवेट क्लास जिसमें मैं फीस ले रहा हूं वहां कॉपीराइट कंटेंट नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही? कॉपीराइट कंटेंट आप निःशुल्क वितरित कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन पेड वाले में नहीं चलेगा, क्योंकि कॉपीराइट किसी दूसरे का है और आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाना है आप तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, उसकी अनुमति लेना पड़ेगी और उसको पे करना पड़ेगा, फिर आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन निःशुल्क उसका उपयोग हो सकता है। आगे सिनेमा, अगर कोई फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और वो कॉपीराइट है, सिनेमा का होता ही है, लेकिन मैं आपको अगर वो सिनेमा यहाँ पर्दे पे दिखाऊं और आप सबको फ्री दिखाऊं तो वो कॉपीराइट में नहीं आएगा। बस लेकिन अगर मैं आप सबसे टिकट वसूल करूं कि चूंकि आपको मैं सिनेमा दिखा रहा हूं तो आप सब 50 रुपया या 100 रुपया दो मुझे, तो फिर उसका पैसा लगेगा आपको कॉपीराइट वाले। तो बहुत सारी शर्तें हैं उसमें, आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए मेंस में प्रश्न आएगा, प्री में भी आ सकता है, प्री में भी कभी भी सवाल आ सकता है। तो एक बार पढ़ लीजिए उसको, कॉपीराइट क्या, इंडियन कॉपीराइट के नाम से पढ़िएगा तो कितना पुराना है,
जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज हुई थी तो हम कब शामिल हुए थे उसमें, कैसे हुए थे, कितनी कॉपी चल सकती है, कॉपी करते हैं नकल करते हैं तो कितनी चल सकती है, हूबहू नहीं चल सकती। इसलिए आप देखते हो कि कोलगेट टूथपेस्ट जैसा ढेरों कोलगेट जैसा ही रखते हैं। आप कभी फर्नीचर की दुकान में गए हो तो वहां पर लिखा रहता है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड लिखा रहता है। आपने देखा है कभी फर्नीचर की दुकान में गए आप, जहाँ कुर्सियां मिलती हैं, टेबल मिलती हैं, बेड होते हैं, क्योंकि वो डिजाइन पे उसका कॉपीराइट है एक तरह से। अगर आपने मोबाइल में फोटो खींच लिया तो फिर तो आपका लोकल बढ़ई जो होगा गांव का, जो लकड़ी का काम करता है, वही बना देगा उसका जैसा। डिजाइन ही तो चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन। वो अगर आ गई तो लकड़ी तो कोई सी भी चूज कर सकते हो आप। और उसने वहां प्राइस लगा रखा है 60,000 रुपया, आपका 20,000 रुपये में पड़ जाएगा। हो सकता है 20,000 में 15,000 में आपका काम हो जाएगा। तो डिजाइन कॉपी हो गई, कलर कॉपी हो गया। तो इसलिए वहां फोटोग्राफी नहीं करने देता, वहां फोटो नहीं खींचने देता हूं। फर्नीचर की दुकान में फोटो नहीं खींचने देता, यूनिक होता है उसका, वो उसके दिमाग का आइडिया है। वो दिमाग, वो जो आइडिया उसको आया, उससे वो मनोज मुंतशिर पे वो जो गाना था मिट्टी वाला, उसमें आरोप लगा है कि ये दूसरे का कॉपी किया हुआ है। लैंग्वेज दूसरी थी, तुमने थोड़ा सा हिंदी उर्दू टाइप बना के, पंजाबी और उसको थोड़ा फ्लेवर दूसरा दिया, लेकिन ये कॉपी है। ये बड़ा संवेदनशील विषय है। क्यों बनाया गया है? हाँ, ये इसलिए बनाया गया, एक तरफ दो पक्ष है इसके। एक तो कोई भी मनुष्य कोई अच्छी चीज इजाद करता है तो उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। एक पक्ष तो ये है, किसी ने अच्छा कुछ बना लिया तो ये तो समाज की संपत्ति है, क्योंकि आखिर वो इस लायक बना कैसे, बनाने लायक कैसे बना? समाज ने ही तो सहयोग किया, उसके टीचर ने उसको पढ़ाया होगा, माता पिता ने पाला है, रिश्तेदारों ने उसको समर्थन दिया है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि अगर वो मोनेटाइज नहीं कर सकता, अगर उससे पैसा नहीं बना सकता जो चीज उसने बनाई है, तो फिर वो अच्छी चीज बनाएगा नहीं, हतोत्साहित हो जाएगा। प्रतिभा जो है, टैलेंट है, उसको आगे अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हो कि वो और अच्छी अच्छी चीजें बनाए, टैलेंटेड आदमी, तो फिर उसको पे करना चाहिए। उसको लगेगा ये मेरी लाइवलीहुड है और इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ और इससे मैं मेरा लेवल स्टेटस बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे और रिसर्च करना चाहिए, मुझे और इन्वेंशन करना चाहिए, मुझे और इनपुट देना चाहिए, तो ज्यादा बेटर चीजें बनेंगी, ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेंगी सोसाइटीज को। तो दोनों पक्ष है पेटेंट के, कॉपीराइट के। मैंने अभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बहुत लंबा लेक्चर है मेरा, पुराना देख लीजिएगा, आईपीआरिज्म। पहले मेरा पढ़ा हुआ एक लेक्चर यूट्यूब पे आईपीआर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो भी 1 घंटे का होगा। तो ये आपका सिलेबस है किसका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेंस के हिसाब से है। तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था आपको तमाम प्रकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आज अपना कौन सा 6वां लेक्चर है। तो 6 लेक्चर में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे वो यूट्यूब पे जाकर के पुराने लेक्चर देख लो। पूरे 6 लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर लोगे, उसका होमवर्क कर लोगे 6 लेक्चर का, तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग एज है। पहला है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, और दूसरा है साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी कह सकते हो, साइबर सुरक्षा। और आईटी एक्ट, साइबर सुरक्षा के वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और खास करके जो अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन के टाइम जो व्हाट्सएप के अगेंस्ट लेके आए, ओटीटी के लिए भी जो गवर्नमेंट लेके आई गाइडलाइंस, अभी लेके आई ना हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और रविशंकर प्रसाद बेचारे उसी में चले गए लफड़े दफड़े में, व्हाट्सएप और ट्विटर के झगड़े में, है ना। तो चिड़िया ने उनको खत्म कर दिया, तो वो बहुत जबरदस्त झंझट हुआ था। तो ये पूरा, तो ये चीज बची हुई है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, मैं संक्षिप्त में आपको करवा देता हूँ। क्रिप्टो मतलब कोड। क्रिप्टो का मतलब होता है कूट। जब कभी आप किसी को उसको बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी, मेंस में पिछली बार प्रीलिम्स में प्रश्न आया था क्रिप्टोग्राफी से जुड़ा हुआ। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? कूट लेखन, क्रिप्टो में लिखना। कई लोग लिखते हैं
कोडिंग कर देते हैं, फिर डिकोडिंग होती है उसकी, कोड में लिखते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक वही चीज क्रिप्टो के साथ भी। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इसको शुरू किया था, बिटकॉइन को। क्रिप्टोग्राफी तो पहले से आप पासवर्ड करते हैं, वो भी कई बार हाइड हो जाता है, और या फिर कई जगह कूट लेखन होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी कूट लेखन है। व्हाट्सएप दावा करता है कि हम एंड टू एंड देते हैं, यानी कि आप सेंडर हैं तो आप जिस लैंग्वेज में लिख के दे रहे हैं उसके बाद व्हाट्सएप के पास वो लैंग्वेज नहीं रहती, उसको हम डिकोड कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं उसको। फिर उसको डिकोड कोई रिसीवर करता है जिसको आपने मैसेज भेजा है, उसके मोबाइल पे जो अपीयर हो रहा है वो बीच में नहीं है कहीं पे भी, व्हाट्सएप के पास नहीं है, सेंडर के पास है, रिसीवर के पास। बीच में आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी, आपने क्या लिखा वो किसी को पता नहीं चलेगा, वीडियो का भी नहीं चलेगा, फोटो का भी नहीं चलेगा। लेकिन जो आपने देखा अभी आर्यन वाले केस में, वो जो इसका मतलब है कि उनको पता था, तभी तो आप कहीं से ले रहे हो ना। और अगर ये सीधा सीधा वो वानखेड़े ने इधर से, मैंने तो उसके बारे में आपको बता ही दिया था पहले ही सारा, ये तो बाद में हुआ, मैंने उस दिन ही बता दिया था ये सब क्या ड्रामा है, पहले बता दिया था ना आपको क्लास में कि ये रिजल्ट निकलेगा इसका। वो उसने 2016 में जो शादी की ना हीरोइन से, अब वो हीरोइन पालना बड़ा खतरनाक काम है। और उसके खर्चे वर्चे बहुत हैवी होंगे, और परंपरागत पत्नी जो उसकी थी वो 2016 तक उसने शादी रखी, करीब 10 साल रहा ना वो उसके साथ, तो वो तो उसने छोड़ दी 16 में। अब उसने सेकंड मैरिज कर ली, सेकंड मैरिज कर ली तो अब वो हीरोइन ले आया। अब चूंकि मराठी हीरोइन तो एक इंफीरियरिटी रही होगी, मैं अभी हालांकि काल्पनिक बता रहा हूँ, लेकिन ये पूरा ये सही निकलेगा, ये पूरा का पूरा। मैंने आपको कहा ही था खर्चा निकाल नहीं सकता। सिविल सर्विसेज में भी आप जब जाओगे तो वहां जाकर के आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में आपकी सैलरी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में वो सैलरी मायने नहीं रखती, फिर तो आप करप्शन में ही लगोगे। हाँ, अगर आप आदर्श बने रहोगे और आपको लगे कि नहीं हम इसी तरह से जिएंगे, ईमानदारी से ही जिएंगे, तो वो मैं फिर आपको एथिक्स वाले पेपर में पढ़ाऊंगा कि कैसे जीते। बाकी ये केस स्टडी वो शानदार है सिविल सर्विसेज में जाने वालों के लिए। हीरोइन से शादी करोगे तो फिर तो पंगा ही है, उसका सिंगार पटार का खर्चा ही बहुत खतरनाक होता है हीरोइन का, उसका ब्यूटी पार्लर का खर्चा ये वो बहुत महंगा होता है। आप ब्यूटी पार्लर पे जाएंगे इंटरव्यू के टाइम तो आप 700-800 में फेशियल करा के और पहुंच जाएंगे यूपीएससी, ठीक है, लेकिन आपको ही वो थोड़ी कराने जाएंगे पेडिक्योर मैनिक्योर और वो सब, है ना। उससे कोई जूते में रहते हैं पैर तो, और वहां कोई किसी को पाँव दिखाने जाते हैं, तो थोड़ा सा रहता है। वो एक दिन कराते हैं बेचारे बच्चे, सभी कराते हैं इंटरव्यू वाले, सब सोचते हैं 4-5 नंबर बढ़ जाए दिखने से तो सभी कराते हैं, तो वो स्वाभाविक है ना, वो सभी लोग कराते हैं। कई बार तो किसी का थोड़ा वो नौसिखिया होता है नहीं, तो वो बहुत ही लाल कर देता है, दूसरे दिन जो है वो फिर काला काला मुंह भी हो जाता है उसका। बहुत ज्यादा किसी को आदत नहीं होती, पहले दिन बहुत भयंकर रगड़ देता है वो, तो उसको कहीं कहीं खून निकल आता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा कर देता है। और दूसरे दिन पता चलता है कि इसने बहुत ज्यादा ही थोड़ा वो करवा दिया। कोई नया पहली बार फेस वॉश खरीदता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ, पहली बार फेस वॉश खरीदते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे रहे तो भूत बना रहे, कभी पता ही नहीं चला फेस कैसा है। वो तो क्या होता है, मेंस निकल जाता है तो हर आदमी आईने में फिर वो देखता है मैं कलेक्टर हूँ, टाई पहनता, कभी टाई पहन के देखता है, कभी क्या देखता है, तो उस ड्रामे में बहुत लफड़ा होता है, तो वो बहुत लफड़ा हो जाता है। तो ये जो है बंदा, ये मुझे लगता है कि वो उसके चक्कर में खर्चे जो है लाखों करोड़ों में जाते होंगे, तो उसको अब करोड़ों रुपए चाहिए, बार बार चाहिए, तो वसूली करते हैं सारे पुलिस वाले, 90% पुलिस वाले, कस्टम वाले, इनकम टैक्स वाले, सिर्फ वसूली के सिवा कुछ नहीं। लोगों को धमकाना, बेवकूफ बनाना, खास करके जो जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू, जो जितना बड़ा ब्रांड। इसलिए आप देखो वो हर हीरोइन को बुला रहा है, क्योंकि वो उसकी पत्नी जो है वो मराठी हीरोइन है, वो मेन स्ट्रीम हीरोइन नहीं है, तो सभी हीरोइन को बुलाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ईगो का सेटिस्फेक्शन इसलिए है। मैं एक वकील को सुन रहा था, वो बहुत अच्छे टीवी पे बात बता रहे थे कि सेटिस्फेक्शन इसलिए आ रहा है उसमें ईगो वाला, कि आपके सामने जब हीरोइन बैठी है तो
वानखेड़े बोल रहा है कि ये तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, एनसीबी का ऑफिस है, इसमें तमीज से बैठो, सीधे बैठो। अब ये चीज बिल्कुल लाइव जो है उधर मीडिया में जा रही है। मतलब इधर तुमने बोला और 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मीडिया में आ रहा है कि वो जो अनन्या है वो उसको वानखेड़े ने कहा सीधे बैठो, ये एनसीबी का ऑफिस है। तो ये सब क्या है? मतलब इसका मतलब आपसे, अगर मीडिया में हर चीज पब्लिश हो रही है, टेलीकास्ट हो रही है, और आप एक बंद ऑफिस में जांच कर रहे हो, इंटेरोगेशन की जो चीजें हैं वो कभी भी मीडिया में नहीं आ सकती। इंटेरोगेशन बहुत गोपनीय चीज होती है, और आपने तो चीज को टेलीकास्ट करवा रहे हो, हर चीज को मीडिया में, इसका मतलब आप सिंसियर ही नहीं हो। इसका मतलब आप अपनी पब्लिसिटी चाहते हो, सामने वाले को डिफेम करना चाहते हो, उनकी इमेज उतारना चाहते हो, उनका पानी उतारना चाहते हो, और ऐसा प्रूव कर दिया है कि सारे लोग ड्रग लेते हैं और बस सारे चोरी हैं और सारे बदमाशी हैं, वो सब यहीं पड़े हुए हैं। जबकि आप जानते हो ड्रग जो है वो कितनी कॉमन चीज है, हर चौराहे पे मिलती है, पान वाले के यहाँ मिलती है। कई मेरा शहर, मैं तो जिस शहर से आता हूँ, वो जो नीमच है हमारा तो इलाका ही वो इसके लिए जाना जाता है। भयंकर, इतना ओपन है जिसकी कोई हद नहीं, तुम पकड़ते ही नहीं उसको। वो सब ड्रामेबाजी सारी ड्रामेबाजी। असली में यदि आप ड्रग को खत्म करना चाहते हो तो ये तरीका ही नहीं है। आप सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, वसूली चाहते हो। आप कहोगे आप अपने डिपार्टमेंट की करो, हाँ हम लोग उस डिपार्टमेंट से भी रहे, हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन ये है कि ये जरूरतें किसी की भी नहीं रही। तो क्या एक ही अधिकारी को सारा ठेका मिला हुआ है कि वही करेगा? नहीं, उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा है, उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मैंने आपको कहा ही था कि जब शादी हुई उसके पिता की, तब वो मुसलमान थे। क्यों मुसलमान थे? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिला से जब शादी की तो निकाह किया, अपना नाम रखा, और इसीलिए वो बर्थ सर्टिफिकेट में वो नाम रख रहा है। तो जब तक उनको लगा कि मुसलमान बने रहने में कोई नुकसान नहीं है, जैसे ही उनको लगा कि एससी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए हिंदू होना पड़ेगा क्योंकि मुसलमान में एससी नहीं हो सकता, तो फिर वो वापस, तो फादर रहे, 4 फादर्स वगैरह रहे, लेकिन जिस समय में जन्म हुआ बच्चे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ना, और सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस व्याख्या करेगा नई वाली, पुराने केस की व्याख्या से तो उसको ऐसे मान लिया जाएगा, लेकिन नए केस की व्याख्या होगी, और इस संदर्भ में होगी कि जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है उस समय में पिता कौन है। बच्चे का जन्म हो रहा है तब पिता अपने मुस्लिम धर्म धारण किए हुए है और माँ ऑलरेडी मुस्लिम है, ठीक है। तो वो उससे फिर प्रूव होगा, उससे प्रूव होगा कि ये है क्या मसला। और मान लीजिए ऐसे समय में किसी का जन्म होता है कि पिता ने मुस्लिम धर्म धारण किया और मुस्लिम महिला से शादी की और नाम भी मुसलमान रखता है अपना, और अपने आप को मुस्लिम ही मान के चलता है, और ऐसे समय में किसी बच्चे का जन्म होता है तो तब उसको मुस्लिम माना जाए या हिंदू माना जाए। इसलिए धर्मेंद्र ने जब शादी करी थी हेमा मालिनी से, तो धर्मेंद्र की पहली पत्नी हिंदू थी और धर्मेंद्र खुद हिंदू था, और उन्होंने शादी जब की तो उसके जो बच्चे हुए, मुझे लगता है कि वो जो सन्नी देओल और वो जो है वो हिंदू होंगे। लेकिन जब ये मुसलमान निकाह कर रहे हैं और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को भी मुसलमान बना रहे हैं एक तरह से, और खुद भी मुसलमान बन रहे हैं, फिर निकाह कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जो संतानें होंगी वो फिर हिंदू नहीं कही जा सकती। जो उनकी लड़कियां हैं, हेमा मालिनी की जो 2 लड़कियां हैं, देखा अगर वो एससी का, अगर ये एससी में आते और अगर एससी का लाभ उठाना चाहते तो शायद इनके साथ भी वही प्रॉब्लम होती सेम, क्योंकि उनका जन्म जब हुआ तब माता पिता ने क्या घोषणा कर रखी है, बात समझ में आई ना। क्योंकि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इस आधार पर मिला हुआ है कि आपके साथ छुआछूत हुई है, अनटचेबिलिटी हुई है, और मुसलमान के रूप में यदि परवरिश होती है समीर की तो उसके साथ तो छुआछूत हो नहीं सकती, बात समझ। अब ये इतना अंदर तक कोई नहीं बताएगा आपको, ना तो कोई नेशनल टेलीविजन पे है ना न्यूज़पेपर में, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट नई व्याख्या करेगा। अगर ये केस कोई लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लेके जाएगा, हाई कोर्ट व्याख्या करेगा, डेफिनेटली समीर अनखड़े फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में जो भी सिटिंग जज होगा या कोई भी बेंच बनेगी, अगर वो इसकी व्याख्या करेगी तो फिर ये प्रेसिडेंस बनेगा, और इस केस के आधार पर फिर आगे जाति के मसले ठीक किए जाएंगे, यानी कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा या नहीं होगा उस केस के आधार पर होंगे। पर ये एक नया केस होगा, क्योंकि अभी तक की प्रेजेंट पोजीशन के हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट में आता है। लेकिन मुझे लगता है इस मुद्दे को अगर कोई पीछे पड़ जाएगा तो ये आधार बनेगा कि छुआछूत हुई कि नहीं,
डेफिनेटली अगर वो मुसलमान है तो मस्जिद में जाता होगा, मुसलमानों में छुआछूत होती नहीं है इस तरह से, धार्मिक रूप से नहीं होती, जाति रूप से नहीं होती, इसलिए मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा कभी नहीं दिया गया। केवल हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों में एससी होते हैं, क्रिश्चियन में और मुसलमान में कभी एससी नहीं होते। बात समझ में आ रही? और वो एससी के कोटे में अधिकारी बना है तो वो उसकी नौकरी खतरे में, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड कहलाएगा। बट उसके लिए पीछा पकड़ना पड़ेगा नवाब मलिक को, मतलब काफी लंबा चौड़ा गेम है वो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये 10 साल तक जाएगा, ये लड़ाई 10 साल तक जाएगी, और 10 साल बाद हो सकता है कोई ऐसा फैसला है तब जाकर के इससे पूरी वसूली भी हो सकती है। पर है तो गड़बड़, गड़बड़ तो है, क्योंकि वो बहुत सारी पेचीदगियां हैं उसमें कानून की। मुझे लगता है वो पीछा भी इसलिए करवाता होगा कि माँ जो है वो अंतिम संस्कार, क्योंकि वो शमशान का पीछा करवाता था, उसकी माँ यदि 2 साल पहले 6 महीने पहले जब भी डेथ हुई तो रोज शमशान में क्यों जाता है, तो नवाब मलिक ने कराया तो उसको लगता होगा, मुझे नहीं लगता कोई शमशान में रोज जाता होगा, क्योंकि 50 मुर्दे रोज जल जाते हैं हिंदू में। तो बॉम्बे जैसी जगह पे तो मुर्दों की और लंबी लाइन रहती है, तो जहाँ माँ को जलाया वहां तो और भी मुर्दे आके जल जाते हैं ना, तो फिर वहां आप मिलने थोड़ी जाओगे, वहां तो कोई दूसरे ही मिलेंगे, माँ थोड़ी मिलेगी। मतलब अगर तो डेफिनेटली वो कब्रिस्तान जाता होगा। बात समझ में आई ना, क्योंकि वहां तो माँ सोई हुई है तो बात को समझो थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा मतलब उसके बहुत सारी गुत्थियां, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा कि अभी क्या है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स का दिमाग चलाना चाहता हूं कि मीडिया में जो आ रहा है उसके बियॉन्ड भी जाकर के सोच सकते हो, यानी वहां कुछ घटना आ रही है उससे पहले आप आगे जाकर के आप बहुत कुछ सोच सकते हो, तभी जाकर के। अब और क्या उसमें गफले घोटाले क्या निकलेंगे, क्या साजिश निकलेगी, वो एक बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन ये प्लान्ड है, क्रूज पार्टी और ये सब चीजें, और ये सब खास करके वसूली का एक सिस्टम है। बड़ी रकम मांगी गई, मैंने पहले भी उस दिन भी बताया था आपको जब मीडिया में कुछ नहीं था तब भी बताया था, क्योंकि मैंने अधिकारियों की आदत जानता हूं, सब चोर है, 90% चोर है, बहुत पैसा चाहिए इनको, बहुत पैसा, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हवस पूरी नहीं होती पैसे की, और ये ऐसी मछली देखते रहते हैं। छापा तभी डाला जाता है जब डील आपकी फेल हो जाती है, सामने वाले ने मना कर दिया, आपका प्रेस्टीज पॉइंट बन गया, क्योंकि आपने बोल दिया था मैं छापा डालूंगा नहीं तो, और सामने वाले ने देने से मना कर दिया, तो अब आप डालोगे ही डालोगे। पर वो अभी बचना चाहता है, क्योंकि कानून की पेचीदगियां ऐसी हैं कि कोर्ट फिर सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए शाहरुख खान और उसके जो पूरी टीम है वो मना करेगा कि हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमसे कोई पैसे की मांग नहीं की गई, हम इन अधिकारी के बारे में जानते ही नहीं है कौन है, हम कुछ नहीं जानते। अभी वो पूरा पल्ला झाड़ेंगे, बिल्कुल अगर कानून शिथिल हुआ, बिल्कुल क्लीन चिट मिली, तब वो सब चीजें उजागर करेंगे। बात को समझो, क्योंकि लफड़े में, क्योंकि बच्चा जेल में जाएगा ना, ये तो हो सकता है उसको नीचा दिखाते, लेकिन बच्चा तो फिर जेल चला जाएगा, क्योंकि उसमें पंगा है बहुत। तो आप जो सोच रहे हो और मीडिया में चल रहा है वो कितना डिफरेंट है, उस चीज को समझो थोड़ा। जॉब में जाओगे तो दिखेगा ये सब चीजें, जॉब में जाओगे तो बिल्कुल आपके आसपास यही सब हो रहा होगा, बल्कि आपके पास पेशकश आएगी। हम तो थे जॉब में, तब जब मोबाइल फोन बहुत लग्जरी हुआ करते थे, तब अचानक से मोबाइल फोन आ जाते थे सबके टेबल पे, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने कहा ये क्या है, ये कहाँ से, हम तो खरीद ही नहीं पाया अभी तक। बोले नहीं, अच्छा वाला नोकिया का सबसे लेटेस्ट वाला, ये वो 2003 में, 4 में, 2 में। हमने कहा ये क्या, बोले नहीं साहब ने कहा एक एक सबको बांटो। हमने कहा ऐसा क्या खुल गया भैया ऐसा। तो जिस भी जॉब में रहे वहां पर सब चोर थे, सब चोर, चारों तो भयंकर चोर वाला। आप भी देखना, 4th पेपर पढ़ाएंगे, आपको बनने नहीं देंगे ठीक है आपको नहीं बनने देंगे, चिंता मत करो। ठीक लगा, होमवर्क है पर्याप्त आपके पास, चलिए शांति पाठ। ओम